हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। इससे पहले हम लोगों ने क्या जनरल स्वास्थ्य के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो आते हैं 2 या 3 नंबर का जो हम लोग का पेपर में प्रश्न आते हैं वो उसकी हम लोगों ने क्लास कर ली थी। और आज की हम लोगों की जनरल स्वास्थ्य की जो क्लास है वो क्या है, लॉन्ग आंसर इंपॉर्टेंट टॉपिक। पूरे चैप्टर से हम लोग 2 या 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिनसे क्या हमारी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न फंसेंगे। और इन्हीं से क्या होगा, जो हम कंप्लीट करा रहे हैं यहाँ पे सीरीज जो हमारी चल रही है, उन्हीं से क्या है प्रश्न आएंगे। उन्हीं से प्रश्न क्या परीक्षा में आएंगे। तो देखिए, पहला जो यहाँ पे टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे पात्र निषेचन। इसको आईवीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? आईवीएफ कहते हैं। आप लोगों को पता है कि जिनके जैसे कि संतानें नहीं होती हैं वो टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ के थ्रू क्या होते हैं, संतानें प्राप्त करते हैं, उनको संतान प्राप्त होने की खुशी मिलती है। तो हम लोग वही समझेंगे आईवीएफ क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखो आईवीएफ का फुल फॉर्म देख लेते हैं। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखो, आई से हो गया इन, वी से हो गया विट्रो, एफ से हो गया फर्टिलाइजेशन। क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया। आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हिंदी में इसको कहते हैं पात्र निषेचन। क्या कहते हैं? पात्र निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अथवा क्या टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी। पात्र निषेचन से देखो समझने की पहली बात तो यही है, पात्र निषेचन क्या है? पात्र निषेचन मतलब किसी बर्तन में इनका निषेचन हो रहा है, शरीर के अंदर निषेचित ना होकर के किसी बर्तन में निषेचन होना। या टेस्ट ट्यूब, बर्तन का मतलब यहाँ पे टेस्ट ट्यूब से है, लैब में टेस्ट ट्यूब में है, या फिर मशीनों के थ्रू क्या होता है इनका निषेचन कराया जाता है। तो इसको हम लोग समझेंगे। देखो, आईवीएफ में निषेचन शरीर से बाहर जो आईवीएफ होता है वो आईवीएफ में क्या होता है, निषेचन जो होता है शरीर के बाहर होता है। शरीर के बाहर प्रयोगशाला में कराया जाता है। जैसे फीमेल से स्क्वाड ले लिया गया, स्पर्म ले लिया गया, और जो फीमेल फीमेल से क्या है स्पर्म, फीमेल से ले लिए गए आपके एग ले लिए गए, सॉरी, और जो मेल है उससे क्या स्पर्म ले लिया गया, स्क्वाड ले लिए गए। मेल से स्पर्म आएगा और फीमेल से क्या आएगा, अंडाणु आएगा, एग आएगा। तो ले लिया गया उसको क्या प्रयोगशाला में जाकर के। ऐसे तो जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है, पर इसमें क्या होगा, यहाँ पे प्रयोगशाला में होगा। तो क्या किया जाता है, शरीर से बाहर प्रयोगशाला में कराया जाता है। बाद में निषेचित अंडे से जब वहां पे दोनों जो है एक और स्पर्म दोनों मिले तो वहां पे क्या हुआ, निषेचन की प्रोसेस हुई। और फिर जो निषेचित जो अंडा होता है, जो कि आगे चल करके जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद क्या होता है, जाइगोट के बाद उसमें धीरे धीरे एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो से क्या होता है, बेबी जाकर के बनता है। तो बाद में निषेचित अंडे से बने भ्रूण को, जो निषेचित अंडा होता है जब उससे एम्ब्रियो बन जाता है तो क्या करते हैं, स्त्री की जो मादा होती है, जो फीमेल होती है, उसके गर्भाशय में क्या किया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। क्या किया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। बाहर प्रयोगशाला में लैब में क्या किया जाता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कराई जाती है। और जो फर्टिलाइज जो एग होता है उसको क्या करते हैं, एक से क्या एम्ब्रियो जब जाइगोट बन जाता है, जाइगोट को क्या करते हैं, स्त्री जो होती है, जो फीमेल होती है, जो मादा होती है, उसके गर्भाशय में क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। स्थानांतरित मतलब उसको डाल दिया जाता है। और जो द्वितीय पद, उसके बाद जो द्वितीय पद की प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं, भ्रूण स्थानांतरण कहते हैं। ये जो द्वितीय पद की प्रोसेस होती है, जो स्थानांतरण किया जाता है, जो एम्ब्रियो होता है उसका फीमेल बॉडी में क्या क्या कराया जाता है, इंजेक्ट कराया जाता है, स्थानांतरण कराया जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं, द्वितीय पद भ्रूण स्थानांतरण, यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफर ईटी, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, ईटी कहलाता है। ईटी कहलाता है। जो एम्ब्रियो ट्रांसफर ईटी होता है, इसकी क्या होती है, 2 विधियां होती है। कितनी विधियां होती है? तो 2 विधियां होती है। पहली होती है आपकी जीआईएफटी, जिफ्ट। क्या होती है? जिफ्ट होती है। दूसरी आपकी क्या होती है, आईयूटी होती है। क्या होती है? आईयूटी होती है। पहली होती है जिफ्ट, दूसरी होती है आईयूटी होती है। तो इस पर सबसे पहले हम लोग कौन सी जिफ्ट समझेंगे, कौन समझेंगे, जिफ्ट प्रोसेस समझेंगे, उसके बाद समझेंगे आईयूटी क्या होती है। ओके, तो जिफ्ट समझते हैं। जिफ्ट समझने से पहले उससे उसका हम लोग फुल फॉर्म समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, फुल फॉर्म क्या होता है। तो जेड से हो गया जाइगोट, जेड से क्या हो गया, जाइगोट हो गया। और आई से हो गया इंट्रा, एफ से हो गया फैलोपियन, क्या हो गया, फैलोपियन हो गया। टी से हो गया ट्रांसफर, क्या हो गया, टी से हो गया ट्रांसफर। जिफ्ट का फुल फॉर्म हो गया, जेड से हो गया जाइगोट, और आई से हो गया इंट्रा, एफ से हो गया फैलोपियन, टी से हो गया ट्रांसफर। और इसको हिंदी में कहते हैं युग्मक। क्या कहते हैं, युग्मक अंडवाहिनी स्थानांतरण। देखो युग्मक, यहाँ पे जो इसका नाम है उसी से सब कुछ प्रोसेस पूरी क्या हो रही है, क्लियर हो रही है। युग्मक अंत, देखो युग्मक अंत अंडवाहिनी स्थानांतरण। जो युग्मक होता है वो जो जो जाइगोट बनता है उसका का अंत अंडवाहिनी, जो अंत है अंडवाहिनी होती है जो फीमेल की, उसमें क्या क्या जाता है, स्थानांतरण कराया जाता है। तो देखो क्या होता है, जो जाइगोट बनता है
जो जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, जब स्पर्म और एग बनते हैं, मिलते हैं, और उसका जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग बनता है, उसको देखो, एग जो होता है फर्टिलाइजेशन, जो एग होता है, जो फर्टिलाइज एग होता है, उसको कहेंगे जाइगोट। क्या कहेंगे? जाइगोट कहेंगे। जाइगोट के बाद क्या कौन सी स्टेज आती है? ब्लास्टोमियर स्टेज आती है। कौन सी आती है? ब्लास्टोमियर स्टेज आती है। जो ब्लास्टोमियर स्टेज होती है वो होती है 8 कोष की अवस्था। कितनी कोष की अवस्था होती है? 8 कोष की अवस्था है, मतलब इसमें 8 सेल पाई जाती है कोशिकाओं के। तो ये जो होती है ब्लास्टोमेरिया स्टेज होती है, उसका फैलोपियन ट्यूब, जो फैलोपियन ट्यूब होती है, जो फैलोपियन नलिका होती है, तो उसमें क्या क्या आता है? फैलोपियन ट्यूब में विदलन करेगा। क्या कहता है? जो ब्लास्टोमेरिया स्टेज होती है वो फैलोपियन ट्यूब में विदलन, विदलन का मतलब होता है क्लीवेज, यानी कि उसकी स्टेजें क्या होती हैं, धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं, वो डेवलप करता है, तो विदलन करेगा। और गर्भाशय में जाकर और क्या करेगा? फिर उसके बाद गर्भाशय में जब जाएगा तो शिशु का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? शिशु का निर्माण करेगा। तो इतना आपको कंफर्म हो गया। जो देखो है आईयूटी है, क्या है आईयूटी? इससे पहले हम लोगों ने क्या जिप्ट समझ लिया। देखो जिप्ट में था, जो ब्लास्टोमियर स्टेज थी, वो क्या होती? फैलोपियन ट्यूब में इंजेक्ट स्थानांतरण उसका कराया जा रहा था। फिर उसके बाद उसमें क्या विदलन हो रहा था। इसमें क्या होगा? जो देखो आईयूटी का पहले फुल फॉर्म हम लोग समझ लेते हैं। आईयूटी का होगा इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। क्या होगा? आईयूटी से आई से होगा इंट्रा, यू से होगा यूटेराइन, टी से होगा ट्रांसफर। हिंदी में कहेंगे इसको अंतः गर्भाशय स्थानांतरण। अंतः गर्भाशय स्थानांतरण यानी कि डायरेक्ट इसमें गर्भाशय के अंदर जो ब्लास्टोमियर स्टेज है, जो एग सेल स्टेज है, उसको क्या करेंगे? स्थानांतरण उसका करेंगे। और जो जिफ्ट था उसमें क्या हो रहा था? फैलोपियन ट्यूब में जो एग सेल स्टेज थी, जो ब्लास्टोमियर स्टेज थी, वो स्थानांतरण कराया जा रहा था उसका। तो इसमें क्या देखो, जाइगोट जो है, जो जाइगोट है, जब प्रयोगशाला में एग होता है, एग जो फीमेल से आता है और स्पर्म जो मेल से आता है, तो वो उसको क्या निषेचित, जब स्पर्म एग को निषेचित करता है, तो जो निषेचित एग होता है, जो निषेचित एग होता है, उसका क्या जब जाइगोट होता है, तो जाइगोट के बाद कौन सी स्टेज आती है? ब्लास्टोमियर स्टेज आती है। ब्लास्टोमियर स्टेज जो होती है वो 8 सेल स्टेज होती है। कितनी सेल स्टेज होती है? 8 सेल, 8 कोशिकीय अवस्था होती है। कौन सी होती है? 8 कोशिकीय अवस्था होती है। तो जो 8 कोशिकीय अवस्था होती है, उसको यूट्रस में क्या कर दिया जाता है? रोपित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? यूट्रस में इसका स्थानांतरण कर दिया जाता है। और यही प्रोसेस क्या देखो, ब्लास्टोमियर जाइगोट के बाद जो ब्लास्टोमियर स्टेज होती है, तो ब्लास्टोमियर स्टेज जो होती है 8 कोश की अवस्था होती है। 8 कोश की अवस्था को क्या किया जाता है? यूट्रस में रोपित करना या स्थानांतरण करना, रोपित करना या स्थानांतरण करना क्या कहलाती है? आयुटी कहलाती है। बस इतना समझना है, क्या कहलाती है? आयुटी कहलाती है। इतना क्लियर हुआ? तो जिन स्त्रियों में, देखो बहुत सी स्त्रियां होती हैं कि फैलोपियन ट्यूब में उनका क्या होता है, जो बेबी होता है वो नहीं रुकता है। क्या होता है? बेबी नहीं रुकता है, बेबी की ग्रोथ वहां पे नहीं होती है। तो ऐसी जो फीमेल होती हैं उनको क्या किया जाता है? उनमें जिन स्त्रियों की गर्भधारण की समस्या होती है, जिन स्त्रियों को फैलोपियन ट्यूब में गर्भधारण की समस्या होती है, तो जो होता है, जो एम्ब्रियो होता है, उसकी जो एग सेल अवस्था होती है, वो डायरेक्ट क्या किया जाता है? उसको यूट्रस में डायरेक्ट क्या करेंगे? यूट्रस में इसका स्थानांतरण करेंगे। फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरण ना करके डायरेक्ट क्या करते हैं? यूट्रस में इसका स्थानांतरण करते हैं। यूट्रस में क्या करते हैं? डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में ना करके, क्या फैलोपियन ट्यूब में ना करके डायरेक्ट इसमें क्या करते हैं? यूट्रस में क्या करते हैं? जो ब्लास्टोमियर स्टेज होती है उसका क्या कर देते हैं? रोपित कर, क्या कर देते हैं? रोपित कर देते हैं। और उनकी सहायता के लिए क्या होता है? उनकी सहायता के लिए जीव निषेचन, क्या होता है? जीव निषेचन, जिनको कहते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? इन विवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन विवो फर्टिलाइजेशन होता क्या है? स्त्री के भीतर युग्मकों का संलयन, जो स्त्रियां होती है, फीमेल होती है, उनमें युग्मकों का संलयन किया जाता है। क्या कहता है? संलयन किया जाता है। संलयन से बनने वाले भ्रूणों को भी क्या कहता है? संलयन के बाद जो क्या भ्रूण बन रहे हैं, उनका स्थानांतरण के लिए प्रयोगशाला में लाया जाता है। क्या कहता है? उनका स्थानांतरण करने के लिए प्रयोगशाला में लाया जाता है। तो देखो जो आईवीएफ वगैरह है, आईवीएफ है आपका, आईवीएफ के अंतर्गत हम लोगों ने 2 विधियां पढ़ी। तो इन विधियों के द्वारा ऐसे माता पिता जिनको संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिलता है, तो ये उनके लिए बहुत ही खुशी का काम करते हैं। उनके जो पूरा मतलब उनका परिवार होता है, फैमिली को पूरा करने में बहुत अच्छी उनकी हेल्प होती है। टॉपिक देखते हैं, ये हमारा टॉपिक यहाँ से कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा बनेगा। अगला टॉपिक है हम लोगों का यौन संचारित रोग। क्या है? यौन संचारित रोग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये प्रश्न जो है 3 नंबर में बना हुआ है और 5 नंबर में क्या बनने की संभावना है। प्रश्न 3 नंबर में क्या बना था? 3 नंबर में बना था कि मनुष्य में यौन संचारित जो रोग है उनके क्या लक्षण बताइए। क्या लक्षण बताइए, या फिर लक्षण लिखिए, या उस पर क्या टिप्पणी करिए। तो ये प्रश्न बना था। यौन संचारित रोग को इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या बोला जाता है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे यौन संचारित रोग होते कैसे हैं और किस तरह से इसका मनुष्य में क्या होता है? संक्रमण होता है। तो आइए देखते हैं। ऐसा रोग, क्या ऐसा रोग या संक्रमण, ऐसा रोग या संक्रमण
जिसका संचारण संचारण यानी कि ट्रांसमिशन या फिर फैलाव, जिसका संचारण या फिर ट्रांसमिशन या फिर फैलाव प्राथमिक रूप से, जो प्राथमिक रूप है, जो प्राइमरी रूप है, उसका प्राथमिक रूप से क्या हो, लैंगिक संसर्ग द्वारा होता हो। ऐसा रोग जिसका फैलाव जो होता है लैंगिक संसर्ग द्वारा होता हो, यानी कि जो लैंगिक लैंगिक संबंधों द्वारा होता हो, तो क्या वह होता है यौन संचारित रोग। वह कौन सा रोग होता है, यौन संचारित रोग होता है। इसको शॉर्टकट में एसटीडीएस कहते हैं। क्या कहते हैं, एसटीडीएस कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होगा आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ओके, और इसी रोग को यानी कि यौन रोग को जो कहते हैं हम लोग, इसे रतिज रोग क्या कहते हैं, रतिज रोग। अगर आपसे पूछा जाए तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, यौन संचारित रोग को ही क्या रतिज रोग कहा जाता है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है वेनेरियल, क्या वेनेरियल डिजीज, शॉर्टकट में बोलते हैं वीडी। क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, वीडी बोलते हैं। अथवा जनन मार्ग संक्रमण, जनन मार्ग संक्रमण क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब लैंगिक संसर्ग द्वारा होता है तो उसमें क्या होता है, जो जनन मार्ग होता है वो संक्रमण होता है, चाहे मेल हो या फीमेल बॉडी में हो, तो उसका जनन मार्ग क्या होता है, संक्रमण होता है। और इसको इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, शॉर्टकट में बोलते हैं आरटीआई। क्या बोलते हैं, आरटीआई कहते हैं। अब प्रमुख यौन संचारित रोग, मनुष्य में प्रमुख यौन संचारित रोग कौन कौन से होते हैं। प्रमुख यौन संचारित रोग को इंग्लिश में कहेंगे इंपॉर्टेंट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या बोलेंगे, इंपॉर्टेंट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोलेंगे। तो ये कौन कौन से हैं प्रमुख यौन संचारित रोग, कौन कौन से, ये देखते हैं। पहला सुजाक, आपका क्या है, सुजाक बोलेंगे या फिर इसको गोनेरिया बोलेंगे। सुजाक भी कह सकते हैं और गोनेरिया भी कह सकते हैं। और सिफिलिस है, हर्पीज है, जेनेनिक है। क्या है, सिफिलिस है, हर्पीज है, जेनेनिक है। और परिसर्प, क्या है, परिसर्प है, क्लेमाइडिया है। क्या है, क्लेमाइडिया है। और ट्राइकोमोनियसिस है। और कौन सा रोग है, ट्राइकोमोनेसिस, लैंगिक मसे। लैंगिक मसे, जो गुप्तांगों में मसे होते हैं उनको कहेंगे लैंगिक मसे। और यकृत शोध बी, और कौन सा होता है, यकृत शोध बी। इसके अलावा एड्स, क्या, एड्स, ये सबने सुना होगा, एड्स नाम तो हर एक बच्चे ने सुना होगा। आदि इन रोग कारक, यानी कि आदि इन रोग कारक को इंग्लिश में कहते हैं पैथोजन। क्या कहते हैं, पैथोजन। इन पैथोजनों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। क्या किया गया है, इन रोगों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अगर आप चाहें तो एक रोग लिख करके उसके लक्षण, उसके उपाय कैसे होते हैं, उनसे बचने के कैसे उपाय होंगे, उसका उपचार होगा, ऐसे लिख सकते हैं। हमने क्या किया है, सारे रोगों को एक में लिख दिया है, उसके बाद उसके लक्षण, उपाय और उसके उपचार ऐसे करके लिखेंगे। तो प्रमुख यौन संचारित रोग, क्या, प्रमुख यौन संचारित रोग, जिसको इंग्लिश में अभी हम लोगों ने देख लिया था इंपॉर्टेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो एसटीडीएस है। तो इसको हम लोग क्या ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि ऐसे तो हमें याद रहती नहीं है कि सिफिलिस और जो नाइटल हर्पीज, एचआईवी, एड्स, इनको क्या होते हैं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और भूल जाते हैं। तो इस वजह से हमने क्या एक ट्रिक बनाई है, जिसकी वजह से क्या, आप जितनी भी ये प्रमुख यौन संचारित रोग है, ट्रांसमिटेड जो डिजीज है, तो उनको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। अब ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक देखते हैं क्या है, ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है सर जी हाई एड हो गए। सर जी एक थे, वो क्या हो गए, हाई एड हो गए, बहुत ज्यादा गुस्से में हो गए, हाई एड हो गए और काल माइसिन को ट्राई की। सर जी हाई एड हो गए और उन्होंने क्या किया, मोबाइल उठाया और काल माइसिन को क्या की, ट्राई की। ये है ट्रिक। तो अब हम देखते हैं, सर से हो गया सिफिलिस। क्या हो गया, सिफिलिस। सिफिलिस ये डिजीज हो गई और ये इनके जो है वेक्टर हो गए, ये आपकी डिजीज हो गई और ये आपके क्या, उधर के क्या हो गए, आपके वेक्टर हो गए। ये है आपकी डिजीज, इधर की डिजीज है, ये आपके क्या है, वेक्टर है, जिनसे जिन जीवाणु या वायरस से बीमारियां होती हैं। तो सर से हो गया सिफिलिस। क्या हो गया, सिफिलिस। और जो इसका जीवाणु है वो हो गया आपको ट्रेपोनिमा पैलिडम। क्या हो गया, ट्रेपोनिमा पैलिडम। तो सिफिलिस किससे होता है, ट्रेपोनिमा, सिफिलिस ट्रेपोनिमा। तो सिफिलिस होता है ट्रेपोनिमा पैलिडम से। और ये क्या है, एक जीवाणु है, ये क्या है, एक जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। जी से क्या हो गया, जी से हो गया जोनाइटल हर्पीस। जी से हुआ जोनाइटल हर्पीस, जोनाइटल हर्पीस। हर्पीस याद रखेंगे, ये हो गया आपकी बीमारी और ये हो गया आपका वायरस। तो जोनाइटल हर्पीस यानी कि हर्पीस सिंप्लेक्स। क्या, हर्पीस सिंप्लेक्स, हर्पीस सिंप्लेक्स। और ये होता किससे, तो वायरस से होता है। अगला है हाई एड। हाई से हो गया एचआईवी, हाई से हो गया क्या, एचआईवी, एड से हो गया एड्स। हाई से हो गया एचआईवी और एड से हो गया एड्स। तो इसका जो वायरस है वो है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। ओके, हो से हो गया हेपेटाइटिस बी। हो से क्या हो गया, हेपेटाइटिस बी। तो ये हेपेटाइटिस बी वायरस से होने वाला रोग है। और गै से हो गया गोनेरिया। गै से क्या हो गया, गोनेरिया। और ये निसेरिया गोनेरिया,
जीवाणु से होने वाला रोग है। किससे होने वाला? निसेरिया गुनेरिया। यहाँ गुनेरिया जो है बीमारी है और इसके आगे क्या सिर्फ आप लगा देंगे? निसेरिया। तो ये गुनेरिया जो है निसेरिया निसेरिया गुनेरिया जीवाणु से होने वाला रोग है। अगला है कालमाइसिन। क्या है? कालमाइसिन। कालमाइसिन से हो गया क्लेमाइडियसिम। क्या हो गया? क्लेमाइडियसिम। तो इसका जो है क्लेमाइडिया और ट्रैकोमेटिस बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाला रोग है। ट्राइकी। ट्राइकी से हो गया आपका ट्राइकोमिनियसिस। क्या हो गया? ट्राइकोमिनियसिस। तो होने वाला ट्राइकोमोनास। क्या है? ट्राइकोमोनास बेजिंगनेलिस। ट्राइकोमोनास बेजिंगनेलिस। और ये सिर्फ यही ट्राइकोमोनास जो आपका है ट्राइकोमोनियसिस, यही सिर्फ प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। ये किससे होने वाला है? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। और आपके ये जो है ये आपका जीवाणु से है गोनेरिया, और ट्राइकोमेटिस ये भी जीवाणु से है। और आपका पेलिडम, देखो पेलिडम गोनेरिया और ट्राइकोमेटिस ये जीवाणु से होने वाले रोग है। सिंप्लेक्स और डेफिशिएंसी और आपका जो सिंप्लेक्स और डेफिशिएंसी जो है और हेपेटाइटिस बी, ये है आपके वायरस से होने वाले रोग हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग समझते हैं। अभी हम लोगों ने प्रमुख यौन संचारित रोग पढ़े। क्या पढ़े? प्रमुख यौन संचारित रोग पढ़े। उसमें यह था कि सारे रोगों का इलाज होना, यौन संचारित रोगों का सारे रोगों का क्या था? इलाज नहीं होता है। तो इसमें से हम लोग देखेंगे जो लाइलाज है। क्या है? जो लाइलाज है, जिनका इलाज क्या है? संभव नहीं है, वो रोग हम लोग यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से समझ लेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। देखो लाइलाज यौन संचारित रोग। क्या? लाइलाज का मतलब होता है जिनका इलाज संभव नहीं है। और वो कौन कौन से रोग हैं? तो ये देखते हैं हम लोग। तो ट्रिक क्या है? लाइलाज जो रोग हैं उनको याद करने की ट्रिक क्या है? तो याद करने की ट्रिक है हैजा है। क्या है? हैजा है। है से हो जाएगा आपका ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। हाथ से क्या हो जाएगा आपका? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस आपका हो जाएगा। इसको HIV भी कहते हैं, इसको एड्स भी कहते हैं। अगला है आपका जासे। जासे जेनाइटल। जासे क्या है? जेनाइटल herpes वायरस। जासे क्या है? जेनाइटल herpes वायरस है। इसको HSV भी कहा जाता है। इसको HSV भी कहा जाता है। तीसरा है आपका हैसे। हैसे क्या है? हेपेटाइटिस बी वायरस। क्या है? हेपेटाइटिस बी वायरस। तो ये है आपका लाइलाज याद करने की ट्रिक। जिन यौन संचारित रोगों का इलाज संभव नहीं है, या जिन यौन संचारित रोगों का इलाज संभव नहीं है, उनके याद करने की ट्रिक आपकी क्या है? हैजा है। क्या है? हैजा है। है से हो गया ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी कि HIV एड्स। और आपका जा से हो गया जेनाइटल herpes वायरस। क्या हो गया आपका? जेनाइटल herpes वायरस यानी कि HSP। और तीसरा आपका हो गया है से हेपेटाइटिस बी वायरस। क्या है? हेपेटाइटिस बी वायरस, जो कि भी किससे होता है? ये एक चीज याद करने की ये बहुत जरूरत है कि ये तीनों वायरस से होने वाले रोग हैं। ये तीनों क्या है? वायरस से होने वाले रोग हैं। तीनों जो है ये वायरस से होने वाले रोग हैं। और इसको हम लोग HHH से भी याद कर सकते हैं। किससे? HHH से भी याद कर सकते हैं। देखो हाथ से आपको हो गया HIV हो गया, और हाथ फिर आपका एक H से HIV हो गया, और एक H से आपका हो गया HSV, और एक H से हो गया आपका हेपेटाइटिस बी वायरस। एक H से क्या हो गया आपका? हेपेटाइटिस बी वायरस आपका हो गया। तो तीनों क्या है? इसको 3H से हम लोग भी याद कर सकते हैं। अब जो यौन संचारित रोगों के सामान्य लक्षण, जो यौन संचारित जो रोग होते हैं उनके लक्षण क्या दिखाई देते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। यौन संचारित आखिर रोग बॉडी में अगर हो रहा है तो कैसे हम लोग समझेंगे कि यौन संचारित रोग है। तो सबसे पहले क्या है? देखो कि जननांगों में खुजली होगी। जो गुप्तांग होंगे या जननांग होंगे उनमें क्या होगी? खुजली होगी। और क्या होगा? जलन होगी। खुजली होगी, जलन होगी। जो गुप्तांग है, गुप्तांगों में क्या? देखो गुप्तांग जो होते हैं, जो मेल और फीमेल के जो गुप्तांग होते हैं, उनका देखो यौन संक्रमित अगर हो जाते हैं, उनके यौन संक्रमित रोग हो जाते हैं, तो क्या गुप्तांगों में खुजली होती है, ईचिंग होती है। क्या होती है? खुजली होगी, उसमें लाल लाल चकत्ते आ जाएंगे, दाने जैसे पड़ जाएंगे। तो ये होते हैं क्या? ये इन्फेक्शन जब होता है तब ये होते हैं। यौन संचारित रोग जब होते हैं, जरूरी नहीं हर यौन संचारित रोग बहुत बड़ा ही हो। कभी कभी यौन संचारित में क्या होता है? छोटे मोटे जो संक्रमण होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, ये हो जाते हैं। तो क्या होती है? जननांगों में खुजली होती है। क्या? जननांगों में गुप्तांगों में खुजली होती है, जलन होती है। क्या होती है? जलन होती है। और काले चकत्ते जैसे चकत्ते आपने देखा होगा, आपको लाल चींटी ने काट लिया तो आपकी बॉडी में क्या चकत्ते टाइप के नहीं पड़ जाते हैं? तो वैसे होते हैं कि जो गुप्तांग होते हैं उनमें क्या होते हैं? काले चकत्ते हो जाते हैं। और उनका दाग का होना, गुप्तांगों में बहुत सारे दाग होना, मसे होना, तो ये भी क्या होते हैं? ये होते हैं यौन संचारित रोगों के लक्षण। और जनन संबंधी समस्याएं आ जाती है। क्या होता है? जनन संबंधी मतलब अपने जैसे संतान उत्पन्न करने में क्या होती है? उनको दिक्कत होती है। जैसे कि फीमेल हो गई, उसकी अंडवाहिनी में दिक्कत आ गई, और पुरुष हो गया तो उसकी शुक्रवाहिनी में दिक्कत आ गई, फिर उसके गुप्तांगों में कोई किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया और उनमें स्पर्म और एग का बनना बंद हो गया। तो ये होते हैं क्या? जनन संबंधी समस्याएं होती हैं। इतना आप सबको क्लियर हो गया?
अब जो यौन संचालित रोग है, तो संक्रमण के कारण क्या होते हैं? आखिर किन-किन लोगों को संक्रमण होता है? जैसे बहुत से लोग बिना यौन संबंध बनाए ही क्या होते हैं, उनमें एड्स का जो होता है, वो संक्रमण देखने को मिलता है। तो ये संक्रमण होते कैसे हैं? स्वस्थ व्यक्तियों में संक्रमण यौन संचालित रोगों का संक्रमण कैसे होता है? तो इसको समझते हैं, यौन संचालित रोगों के संक्रमण का कारण क्या है? ठीक, यौन संचालित रोगों के संक्रमण का कारण क्या है? तो पहला कारण क्या है? मैथुन क्रिया के द्वारा, मैथुन की क्रिया के द्वारा संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। अगर मैथुन क्रिया के दौरान अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है और वह एक संक्रमित व्यक्ति के साथ क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया हो रही है, तो उसमें क्या है, व्यक्ति दूसरा व्यक्ति भी क्या होता है, संक्रमित हो जाता है। सेकंड कारण क्या है? संक्रमित सुइयों के प्रयोग के कारण। हॉस्पिटल में गए या फिर कहीं पे गए, अगर किसी संक्रमित व्यक्ति को लगाई गई सुई आपको अगर लगा दी गई, तो उससे क्या होगा, यौन संक्रमित जो होते हैं लक्षण बढ़ जाते हैं, आपके अंदर भी वो संक्रमण देखने को मिल जाएगा। तीसरा है संक्रमित माता से उसकी संतान में। अगर माता किसी यौन रोग से संक्रमित है, जैसे एड्स है या फिर और कोई यौन संक्रमित उसको रोग है, तो जो गर्भ में बच्चा पल रहा है, तो उस क्या होगा, उसको भी वो संक्रमण होने के पूरे चांस होते हैं। इस वजह से जब मदर की प्रेगनेंसी होती है, तो उसके एचआईवी टेस्ट और जो आपका एचआईवी होता है, थायराइड होता है, आदि टेस्ट कराए जाते हैं, ताकि गर्भ में शिशु को मां के संक्रमण से बचाया जा सके। चौथा है आपका रक्त संक्रमण के कारण। अगर कोई व्यक्ति किसी भी रोग से संक्रमित है, एड्स वगैरह है या किसी भी रोग से संक्रमित है, तो उसको क्या रक्तदान नहीं करना चाहिए? क्या रक्तदान नहीं करना चाहिए? अगर वो रक्तदान कर रहा है, अगर गलती से भी किसी दूसरे व्यक्ति को वह रक्त चढ़ गया, तो उसका संक्रमण क्या होगा, दूसरे व्यक्तियों में भी उसका संक्रमण हो जाएगा। अब एसटीडीएस की जटिलताएं, यौन संचालित जो प्रमुख यौन संचालित रोग होते हैं, उनमें जटिलताएं कब आती हैं? जटिलताओं का मतलब होता है कब ऐसा आता है कि उनका इलाज नहीं हो सकता है और उनमें कोई किसी भी प्रकार की अब क्या है, देखो सबसे पहले अगर जटिलता कब आती है, अगर श्रोणि शोथ रोग होता है। कौन सा श्रोणि शोथ रोग है, आपको पीआईडी है, तो इस रोग में क्या आती है, जटिलता आती है। इसको कहते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। क्या कहते हैं? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। सेकेंड है गर्भपात। अगर अबॉर्शन करा रहे हैं, उसमें अगर कोई आपको यौन संक्रमित रोग है, तो उसमें भी क्या होती है, बहुत जटिलता आती है। मृत शिशु, अगर पेट में बच्चा मर गया, उसके बाद उसका क्या होता है, जन्म होता है, तब क्या संक्रमण होने के चांस बढ़ जाते हैं। और चौथा जननांगों में कैंसर। अगर जननांगों में कैंसर है, तो इससे क्या होती है, एसटीडीएस की जटिलता है बढ़ जाती है। तो इतना टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब कारण तो देख लिए कि जो यौन संक्रमण होते हैं वो होते कैसे हैं। अब कारण तो देख लिए, पर इसका जो है रोकथाम भी तो देखनी है, उसका प्रिवेंशन भी तो देखना है। आखिर रोग हो तो जा रहा है, कारण देख लिए, पर कैसे उसकी रोकथाम करेंगे ये देखते हैं। तो रोकथाम के लिए सबसे पहले क्या, किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों से संबंध ना रखें। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो रोकथाम का है, वो है किसी भी अनजान व्यक्ति या फिर बहुत से व्यक्तियों से संबंध ना रखें। जैसे एक फीमेल अगर संक्रमित है और उसने 8-10 यानी कि मेल से संबंध बनाए, तो उसमें क्या होंगे, वो 8-10 जो है मेल क्या होंगे, संक्रमित होंगे। और फिर अगर उनकी शादी है, तो शादीशुदा है, तो वो अपने वाइफों को जाकर के क्या करेंगे, संक्रमित करेंगे। तो पहला ये हो गया, अगर कोई मेल जैसे संक्रमित है, उसने अगर एक 2-4 फीमेल से क्या संबंध बनाया, तो उसमें क्या होगा, वो जो फीमेल होंगी वो संक्रमित हो जाएंगी। इसी वजह से कहा जाता है अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों से क्या करें, संबंध ना बनाए। और तीसरा है संभोग के दौरान क्या, कंडोम का प्रयोग करें। और तीसरा है आपका आशंका, या अगर आपको कोई आशंका दिख रही है या फिर कोई लक्षण शुरुआती दिख रहे हैं, प्रारंभिक लक्षण आपको प्राइमरी कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो क्या करें, जांच कराएं, तुरंत जांच कराएं, शर्माए नहीं। बहुत से लोग होते हैं, पहले तो संक्रमण खुद ही कर लिया, उसके बाद अब क्या, उनको अपने लक्षण बताने में, सिम्टम बताने में, अपने घर में या फिर डॉक्टर को बताने में हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं और बताते नहीं है, जिससे क्या होते हैं, बाद में वो क्या मृत्यु के शिकार हो जाती है, फिर पूरी उनकी लाइफ जो होती है पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इस वजह से क्या करें, अगर प्रारंभिक लक्षण, शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं, तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, कुशल डॉक्टर से संपर्क करें। ये नहीं कोई दाई अम्मा या फिर ओझा हो गए या फिर झोला छाप डॉक्टर हो गए, जो कि प्रैक्टिस पर हैं और उनको नॉलेज नहीं है, उस सब्जेक्ट की उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, तो ऐसे डॉक्टरों से संपर्क ना करें। योग्य डॉक्टर जो योग्य डॉक्टर हो, कुशल डॉक्टर हो, उनसे क्या संपर्क करें और अपनी दिक्कत जरूर बताएं। उपचार क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? देखो ट्रीटमेंट, अभी आपको हमने बताया था लाइलाज रोग, हैजा है, आपने क्या पढ़ा था, हैजा है, ट्रिपल एच पढ़ा था। वो जो ट्रिपल एच थे, उनको छोड़ करके अगर आपको एचआईवी हो रहा है, एचएसवी हो रहा है या फिर हेपेटाइटिस बी हो रहा है, इन 3 रोगों को छोड़ करके, ये 3 रोग हो रहे हैं, तो फिर तो आपका कुछ नहीं होना है, क्योंकि इनका इलाज क्या है, संभव नहीं है। क्योंकि ये होते किससे हैं, आपको बताया था, तीनों एच किससे होते हैं, वायरस से होने वाले रोग हैं, यौन संक्रमित रोग हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई रोग हो रहा है, क्या इन 3 रोगों को छोड़ करके इसके अलावा अगर आपको कोई रोग हो रहा है, तो उसका इलाज संभव है। क्या उसका इलाज संभव है, इनका इलाज संभव नहीं है। ये टॉपिक आपका यहाँ पे
अगला जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो कहाँ से बनता है जनसंख्या वृद्धि। क्या? जनसंख्या वृद्धि। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? इसमें 3 नंबर में 5 नंबर में दोनों में पूछता है। जैसे 3 नंबर में पूछ दिया जनसंख्या वृद्धि के कारण बताइए, या जनसंख्या वृद्धि को कैसे नियंत्रण करेंगे, 3 या 4 कारण लिखिए, या जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण पर टिप्पणी लिखिए। और लॉन्ग में भी पूछा गया प्रश्न है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पहली बात है क्या है? इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम लोग जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण समझने से पहले क्या समझेंगे कि आखिर जनसंख्या वृद्धि होती क्या है, इसको मोटा मोटा समझ लेते हैं। लिखोगे, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में नियंत्रण पूछ रहा है क्वेश्चन, अगर ये पूछ रहा है कि मतलब जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के कारण लिखिए, तो उसमें सबसे पहले आपके जनसंख्या वृद्धि के एक डिफिनेशन लिख देंगे, उसके बाद क्या जनसंख्या वृद्धि पर क्या करेंगे, नियंत्रण लिखेंगे, तब क्वेश्चन देखने में ज्यादा ठीक लगता है। तो अब जनसंख्या वृद्धि समझते हैं। किसी भी क्षेत्र में, क्या कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय कैसा है, निश्चित है, बढ़ी हुई आबादी, निश्चित समय में, समय निश्चित, और उसी निश्चित समय में क्या बढ़ी हुई जो आबादी होती है उसको क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में निश्चित समय में बढ़ी हुई आबादी को क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक। अब जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। देखिए जो यहाँ पे हमने पॉइंट लिखे हैं, क्या पॉइंट लिखे हैं, आपको इसके अंदर का समझा देंगे तो आप उसको अच्छे से लिख लेंगे, क्योंकि समझा हुआ ज्यादा आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और रटा हुआ इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं होता है। अब देखो पहला क्या है नियंत्रण का, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। सबसे पहला क्या है नियंत्रण, शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार। सबसे पहले क्या है, शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार। सबसे पहले क्या करेंगे, शिक्षा का विस्तार करेंगे। क्या करेंगे, शिक्षा का विस्तार करेंगे। अगर शिक्षा का विस्तार होगा, शिक्षा का विस्तार मीन्स है कि हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा। क्या होगा, हर एक व्यक्ति जब पढ़ा लिखा होगा, जब शिक्षित समाज होगा, तो उसमें आए व्यय को जो होते हैं शिक्षित व्यक्ति क्या होते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। ये थोड़ी ना है कि 2 4 6 8 10 बच्चे कर लिए, अरे एक एक किलो लेकर आएंगे तो 4 5 किलो हो जाएगा, ये वाला सिस्टम नहीं होता। जो शिक्षित जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, वो समझता है कि शिक्षा का विस्तार आखिर इतने, अगर जैसे कि 2 या 4 या 5 बच्चे कर लिए तो हम शिक्षा उनको कैसे देंगे, कैसे आय व्यय कैसे करेंगे। तो इनका क्या होता है, शिक्षा का तो यही मतलब होता है कि व्यक्ति शिक्षित है तो अपने खर्चे सब क्या बजट के अनुसार करता है। तो शिक्षा का विस्तार होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाने के लिए क्या, शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार अच्छे से होना चाहिए। और दूसरा क्या है, बच्चों की संख्या का निर्धारण। बच्चों की संख्या का निर्धारण, ये बिल्कुल कानून इसके लिए स्ट्रिक्ट हो कि बच्चे 2 या 1 इतने ही करो, इससे ज्यादा अगर कर रहे हो तो उनको क्या किया जाए, किसी न किसी, जैसे कि जो कम बच्चे नियंत्रण कर रहे हैं, बच्चों पर नियंत्रण कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। तो इससे क्या होंगे, लोग क्या करेंगे, बच्चों पर नियंत्रण करने के लिए उससे कुछ सीखेंगे। क्या सीखेंगे, क्योंकि इंसान क्या है आजकल, लालच से ही सीखता है। अगर जो जिनके बच्चे नियंत्रण है, 2 है या 1 बच्चे हैं, उनको अगर अच्छी सुविधा मिल रही है, किसी चीज का लाभ मिल रहा है, तो उससे क्या होते हैं, दूसरे प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तीसरा क्या है, विवाह योग्य आयु में वृद्धि। क्या विवाह की जो आयु है, तो देखो पहले अभी जो पहले थी वो 18 थी लड़कियों की, 21 थी लड़कों की, उसके बाद अब 21 लड़कियों की हो गई है और 25 जो है वो लड़कों की हो गई है। ये आयु में क्या हुई है, वृद्धि हुई है विवाह की आयु में। क्योंकि विवाह का जो संबंध होता है, वो सीधे सीधे जनन से होता है। क्या, इससे सब आप बहुत अच्छे से परिचित हैं कि जब विवाह होगा उसके बाद क्या, दादी बाबा हैं या फिर मम्मी पापा हैं, कोई भी है, तो उसमें क्या कि शादी हो गई, उसके बाद पोता या पोती चाहिए तो इससे क्या, विवाह का संबंध सीधे जनन से होता है। इस वजह से क्या, विवाह की आयु जो होती है वो बढ़ानी चाहिए। और परिवार कल्याण कार्यक्रमों, जो कार्यक्रम होते हैं उनको अधिक प्रभावी बनाना चाहिए। जो परिवार कल्याण कार्यक्रम जो होते हैं उनका अधिक प्रभावी बनाना है, जैसे कि रेडियो पे कार्यक्रम, दूरदर्शन जो है, टेलीविजन है, और आपकी शिविर हो गए, नुक्कड़ नाटक हो गए, तो इनके माध्यम से क्या किया जाए, इसको प्रभावित किया जाए। क्या किया जाए, प्रभावित किया जाए, और इसको प्रभावी बनाया जाए। जगह जगह लोगों को क्या, शिविर लगा करके, रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, तो इसका क्या, परिवार जो है वृद्धि के लिए, जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या किया जाए, उनको उनको प्रोत्साहित किया जाए। क्या किया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए। और उनको इसके जो लाभ है, इनके लाभ और कैसे लाभ होते हैं कम परिवार रखने के, और कैसे इनकी हानियां होती हैं, कैसे दुष्प्रभाव झेलने को मिलते हैं, इनके बारे में क्या, शिविर और या नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समझाया जाए। अब परिवार नियोजन की जो होती है, जो परिवार नियोजन की होती है विधियां क्या है, क्या परिवार नियोजन की जो परिवार नियोजन की क्या विधियां क्या है, परिवार नियोजन नियोजन की क्या विधियां, किस प्रकार से, अगर 1 बच्चा चाहिए या 2 बच्चा चाहिए, उसके बाद कैसे संतानों को ना उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाए। तो सबसे पहले देखो, बंध्याकरण या नसबंदी होती है। सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहली विधि है बंध्याकरण या नसबंदी।
बंध्याकरण नसबंदी देखो मेल और फीमेल दोनों में होती है। जो मेल में होती है उसमें क्या होता है, जो शुक्रवाहिकाएं होती हैं उनकी, उनको काट करके बांध दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? काट करके बांध दिया जाता है। इससे स्पर्म तो बनता है, पर क्या होता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है। स्पर्म तो बनता है, सीमेन तो निकलेगा निषेचन के दौरान, पर क्या होगा, उसमें जो होंगे जो शुक्राणु होते हैं वो नहीं होते हैं। तो इसको जो पुरुषों में होती है उसको कहते हैं वेसेक्टोमी। क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी कहा जाता है। और जो स्त्रियों में होती, फीमेल में होती है, उसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। ट्यूबेक्टोमी इस प्रोसेस को कहा जाता है। ट्यूबेक्टोमी में होता क्या है, जो फीमेल की जो अंडवाहिनियां होती हैं उनको काट करके क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। इससे क्या होते हैं, अंडाणु जो होते हैं वो अंडाणु बनते तो हैं, पर उनका क्या होता है, उनका निषेचन नहीं हो पाता है, वो फैलोपियन ट्यूब के बाहर नहीं आ पाते हैं। और दूसरा क्या हो गया, कंडोम का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? कंडोम का प्रयोग करें निषेचन के दौरान। तीसरा क्या है, गर्भ निरोधक गोलियां। गर्भ निरोधक गोलियां जैसे कि फीमेल की बॉडी में FSH और LH हार्मोन जब क्या होता है, जब उसकी वृद्धि होती है तब वो अंडाणुओं को क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं निषेचन के लिए। पर अगर आप गर्भ निरोधक गोलियां ले रही हैं तो उसमें क्या होता है, FSH होता है, क्या FSH और LH जो होता है वो क्या कर देता है, उसको बिल्कुल कम कर देता है। जब कम कर देता है तो अंडाणु जो होते हैं वो निषेचित नहीं होते हैं। तीसरा है अंतःगर्भाशय यंत्र। क्या है? अंतःगर्भाशय यंत्र, यानी कि जो गर्भाशय के अंदर लगाए जाते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। क्या? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, जो कि IUD होती है, ये कॉपर के और प्लास्टिक की बनी हुई होती है। इनको फीमेल की जो यूट्रस होता है, जो योनि होती है, उसमें क्या होता है, लगाया जाता है। जिससे क्या होता है, अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन नहीं हो पाता है और निषेचन के दौरान क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये है आपकी परिवार नियोजन की विधियां। क्या? परिवार नियोजन की विधियां। आपकी क्लास यही समाप्त हुई। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।